हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया था कि डिस्पर्शन क्या होता है और उसके क्या डिफरेंट मेजर्स होते हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था वी हैव नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें से हमारे जो दो मेजर्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। और वो कौन से हैं? रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन। तो हमने कहा था कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं हम उनको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हमारे होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे हमारे होते हैं रिलेटिव मेजर्स। तो हमने जो जो भी मेजर पढ़ना है उसका हमने एब्सोल्यूट मेजर भी पढ़ना है और साथ ही उसका रिलेटिव मेजर भी पढ़ना है। तो रिलेटिव मेजर्स में कौन आते हैं? कोफिशिएंट्स। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज हमने पढ़ना है रेंज, साथ ही हम उसका पढ़ेंगे कोफिशिएंट। तो रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। साथ ही हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डिविएशन और साथ ही पढ़ेंगे उसका कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर आपने क्वार्टाइल वगैरह पढ़ा होगा अच्छे से, उसके फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो ये क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले मेजर के साथ, दैट इज रेंज। रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम एंड वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले रेंज क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना यहां से वहां तक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहां पर ये दो पॉइंट्स कौन से हैं? स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने जो भी हमें डेटा गिवन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी सीरीज गिवन होगी, उसमें हमने स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू लोकेट करनी है, लार्जेस्ट वाली वैल्यू लोकेट करनी है, दोनों का डिफरेंस लेना है एंड विल गेट द रेंज। है ना, बिल्कुल सिंपल। ये जो मेजर है रेंज, दिस इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हम जितने भी मेजर्स पढ़ेंगे उनमें से ये सबसे सिंपल है और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो हम इसके चलिए पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। अगर हमें रेंज को रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, वेयर एल इज द लार्जेस्ट आइटम और लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस से हम किसको डिनोट करते हैं? एस डिनोट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। और अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, क्योंकि इसी के साथ हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल, एल माइनस एस, सेम जो रेंज का है, डिवाइड कर देना है एल प्लस एस के साथ। इससे आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक एब्सोल्यूट मेजर है, तो इसके आंसर में हमने वही यूनिट लिखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और कोफिशिएंट जब हम उसका निकालेंगे तो इट विल बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी, मतलब उसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा, क्योंकि रेशो ले रहे हैं ना, तो जब हम रेशो लेंगे तो वो यूनिट हमारा हट जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये है सिंपल से फॉर्मूले रेंज और उसके कोफिशिएंट के। चलिए फटाफट से हम हर एक सीरीज का, जैसे हमने कहा था हम तीनों सीरीज डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीनों सीरीज का हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं रेंज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हम ये हर बार कहते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे दो कॉलम्स दिए गए हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिस्क्रीट सीरीज तो नहीं है, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन को देखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कॉलम लिखे हैं डेज और दूसरे में लिखे हैं प्राइसेस। तो ये जो डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि इस दिन की ये प्राइस है। तो इसका मतलब जो आपका बेसिकली प्राइस है, दिस इज योर वेरिएबल, इसकी आपने रेंज निकालनी है। तो ये सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे हम बोलते हैं ना, पहले स्टूडेंट से पूछा उसके कितने मार्क्स हैं, दूसरे से पूछा उसके कितने मार्क्स हैं, तो वहां पर ये सीरियल नंबर या रोल नंबर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि इस दिन की ये प्राइस है, लेकिन वेरिएबल कौन सा है हमारा? दैट इज प्राइस। तो हमने इसी की रेंज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम रेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे। रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एग्जाम में आपने हमेशा लिखना है वेयर एल स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट वैल्यू, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सभी नोटेशंस आपको लिखनी होती हैं, इसके भी मार्क्स कट होते हैं अगर आप ना लिखो तो, राइट। तो हमने क्या करना है, अब इस पूरे डेटा में से लार्जेस्ट और
स्मॉलेस्ट वैल्यू लोकेट कर लेनी है। तो अगर यहाँ पर देखो हमें जो वैल्यूज गिवन है इसमें देखिए स्मॉलेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है। तो यहाँ पर 160 ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और लार्जेस्ट अगर हम देखें तो 250 ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 250 माइनस 160, सिंपल। तो 250 माइनस 160 कितना आ जाता है, दिस इज 90। तो देयरफॉर आंसर कैसे लिखना है आपको, रेंज इज इक्वल टू, रुपीज में गिवन है ना आपका जो यूनिट है, तो आप लिखेंगे रेंज इज 90 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो आपने यहाँ पर यूनिट जरूर मेंशन करना है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्योंकि हमें दोनों कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलना है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, विच इज इक्वल टू, फटाफट से वैल्यूज पुट करो, 250 माइनस 160 अपॉन 250 प्लस 160। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर तो 90 है अभी हमने कैलकुलेट किया था और नीचे इसको ऐड करके आता है 2134 410, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.22। अब आपको यहाँ पर कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट है, इसमें रेशो लेते हैं, तो हमारा इसमें कोई भी यूनिट नहीं आता। तो सिंपल, योर आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.22। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको डेटा देखिए दो कॉलम्स फिर से गिवन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या चीज गिवन है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसी है, जो मार्क्स है वो आपका वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल होता है वही एक्चुअल में हमारा डेटा है, जिसकी हमें जो भी मेजर निकालना होता है, अगर हम एवरेज बोलें या मीडियन बोले, मोड बोलें या कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोलें, तो मार्क्स जो है वो हमारा एक्चुअल वेरिएबल है, तो हमें मार्क्स की रेंज निकालनी है। ठीक है, अब यूजुअली स्टूडेंट्स कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जहां पर वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज नहीं करनी है, हमें बिल्कुल सिंपल रेंज में आप देख लीजिए, ये मान के चलिए कि आपको फ्रीक्वेंसी की तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि कौन से मार्क्स जो हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, हम यहाँ मोड की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो हमने देखना है सिर्फ मार्क्स, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है इसको हमने भूल जाना है, रेंज के केस में ये हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने पहले फॉर्मूला लिख लेना है, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, फिर हमने लोकेट करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट है 55, स्मॉलेस्ट है 15, क्योंकि एक सीक्वेंस में गिवन है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 55 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 40। तो हमारी रेंज क्या बन जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 40, मार्क्स है ना तो हम मार्क्स लिख देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, ये आ गया रेंज। अब इसी तरीके से हमने फॉर्मूला लगाना है कोफिशिएंट का, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, बस वैल्यूज पुट कर देनी है, विच इज इक्वल टू 55 माइनस 15 अपॉन 55 प्लस 15। तो 55 माइनस 15 हमने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज 40, एंड 55 प्लस 15 कितना आता है, 70। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 70 इज 0.57, आगे 14 आता है तो राउंड ऑफ करके भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.57। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखिए अब हमारे पास अगेन यहाँ पर रेंज और उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो अगेन यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हमारे मतलब का ये नहीं है, हमारे मतलब का क्या है, मार्क्स जो है। ठीक है, अब इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब है, देखिए सबसे पहले है 10 to 20, मतलब हमारे जो मार्क्स हैं वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं,
फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और कहाँ तक जा रहे हैं 50 to 60। तो हाईएस्ट क्या है 60, लोएस्ट क्या है 10। सिंपल। तो बस हमने फॉर्मूला लगाना है, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, विच इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू इज 60, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10। तो ये आ गया 50। ठीक है, तो रेंज कितनी आ गई हमारी, हम लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना है, यूनिट हमेशा ही लगाना है, राइट। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज is equal to L minus S upon L plus S, which is equal to 60 minus 10 upon 60 plus 10. 60 minus 10 50, 60 plus 10 70. तो 50 upon 70 is equal to 0.71। आगे 42 आता है, राउंड ऑफ करके हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहो 714 लिख देते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। तो इस तरीके से हमें रेंज कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल सीरीज हो तो हमने वहां तो सिंपल वैल्यूज है, लेकिन अगर डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है हमने उसको इग्नोर कर देना है। हमने सिंपल वेरिएबल की वैल्यू देखनी है कहाँ से कहाँ तक है, हाईएस्ट वाली और लोएस्ट वाली। ठीक है, डिफरेंस लेंगे, विल गेट द रेंज। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेंज इन ऑल द केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है, रेंज में क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास, क्योंकि ये जो मेजर्स हैं इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें दो सीरीज गिवन है और दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा मीन है, सेम मीन है या ऑलमोस्ट सेम है, तो उस केस में अगर हम कंपेयर करेंगे रेंज को, तो हायर रेंज, मोर रेंज implies मोर डिस्पर्शन। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रेंज है मतलब देखिए यहां से यहां तक है या यहां से यहां तक है ना। रेंज एक सीरीज की यहां से यहां तक है, दूसरे की यहां से यहां तक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा वेरिएशन किस में है, ये दूसरे वाले में। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेंज होगी उतनी ज्यादा डिस्पर्शन होगी, और लेस रेंज इंप्लाइज लेस डिस्पर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया रेंज कैलकुलेट करो, तो एज सच इनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। जो हमें आंसर मिला ना रेंज इज इक्वल टू 50 मार्क्स, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस कब आती है, जब हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा सीरीज को। अगर हमारे पास चार सीरीज हैं, चारों का मीन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है लेकिन उनकी रेंज डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जिसकी रेंज ज्यादा है उसमें वेरिएशन ज्यादा है। वेरिएशन का मतलब उसमें डिस्पर्शन उतनी ज्यादा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो बात थी रेंज की। चलिए, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था तो हम एक इसमें मेजर और आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन और उसके क्या फॉर्मूले हो। ओके, सो क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला देखने से पहले एक चीज देखिए, हमने बात की रेंज की। तो रेंज में हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट। स्मॉलेस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट पॉइंट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं और रेंज निकाल लेते हैं, राइट। अब देखिए, सपोज हमारे पास एक और सीरीज है और उसकी भी रेंज सेम है, उसका भी स्मॉलेस्ट पॉइंट सेम है और लार्जेस्ट पॉइंट सेम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ना कि जो बीच की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो। ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ की वैल्यूज में वेरिएशन कम हो और यहाँ पर ज्यादा हो, ये तो पॉसिबिलिटी है ही। तो हम जब रेंज की बात कर रहे हैं तो हमने सिंपली क्या देखा, एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखा, सब्ट्रैक्ट किया और हमने रेंज निकाल ली, और बीच की सभी वैल्यूज को हमने इग्नोर कर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि हमें एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है इस वजह से। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नया मेजर आया, उसमें हमने क्या कहा कि हम जो बीच वाली ये जो रेंज है इसको हम थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट कैसे करते हैं कि हम जो बीच वाली, सपोज जैसे हम ये चार हिस्सों में अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हम
जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, हम ये वाला क्वार्टर एक साइड का और ये वाला क्वार्टर छोड़ के जो बीच वाला हिस्सा बच जाता है हम उसकी रेंज देखते हैं, क्योंकि बीच की वेरिएशन ज्यादा यहाँ पर लाई करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, ये जो चार हिस्से बने थे, चार हिस्सों में कौन डिवाइड करता है, क्वार्टाइल, राइट। तो हमने एक यहाँ का क्वार्टर एक यहाँ का क्वार्टर हटा दिया, तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं इनको हम Q1 Q2 Q3 बोलते हैं ना, अगर आपको याद होगा क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हमने क्या किया, अब हम ये दो क्वार्टाइल्स की रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेंज के लिए तो वही कॉन्सेप्ट है, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि ये दो क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज है, राइट, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसको भी थोड़ा सा और लिमिट किया जाता है, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो सेमी का क्या मतलब होता है, हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये जो इंटर क्वार्टाइल है Q3 माइनस Q1, हमने इसका हाफ ले लेना है। ठीक है, तो और इसी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम बोलते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, क्वार्टाइल डिविएशन का अगर आपको कभी फॉर्मूला भूल जाता है कि हमें क्या करना था, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, ये हमने देखा है एग्जाम में, कि क्वार्टाइल डिविएशन को सिंपली क्या लिख देते हैं, Q3 माइनस Q1, और यहीं से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, रेंज से याद करना है कि रेंज के बाद हम चले थे इंटर क्वार्टाइल रेंज पर, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया दो क्वार्टाइल्स का डिफरेंस, और फिर हमने इसका सेमी मतलब इसका हाफ लेना है। तो इसका मतलब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम बोलते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको ये पूरा ध्यान रखना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्वार्टाइल डिविएशन को हम सिंपल क्वार्टाइल डिविएशन नहीं लिखते हैं, हम जो उसके लिए रेंज वाली टर्म यूज करते हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन, और क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम बोलेंगे Q3 माइनस Q1, और क्योंकि सेमी है तो हम इसको कर देंगे डिवाइड बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, राइट। अब जैसे हमने रेंज से उसका कोफिशिएंट निकाला था ना, हमने क्या किया था, ऊपर L माइनस एस था तो डिनोमिनेटर में L प्लस एस लिखा, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू, ऊपर है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, तो नीचे हम लिख लेंगे Q3 प्लस Q1 बाय 2। ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, सिंपल बचेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सिंपल है फॉर्मूला। तो अब हमें क्या करना है, आपको क्या चीज पता होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम तीनों सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आपको उन तीनों केसेस में कैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट किया जाता है वो आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको Q2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चीजें चाहिए, यू नीड ओनली Q1 एंड Q3। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो तीनों तरह की सीरीज में आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर आप एक बार क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लोगे तो सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है, यूल गेट द आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये क्वेश्चन करने से पहले क्विक रिवीजन, क्वार्टाइल्स हम कैलकुलेट करते थे मीडियंस के बाद, हमने सीखा था, है ना, और मीडियन के लिए हम बोलते थे साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, है ना। और हमने कहा था कि मीडियन से जब आपने क्वार्टाइल पे जाना है तो आपने क्या करना है, 2 को रिप्लेस कर देना है
4 के साथ, है ना, जहां जहां 2 होता है, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसीलिए मीडियन में जहां जहां 2 है हमने क्वार्टाइल के केस में वहां वहां 4 कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज हमने बोली थी कि वहां पर तो सिंगल एक मीडियन की वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास होते हैं 3 क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3। तो अगर हम Q1 निकाल रहे हैं तो हमने रखना है साइज ऑफ n+1/4। अगर हम Q2 निकालेंगे तो हम इसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर Q3 निकालेंगे तो इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा क्या चीज याद रखनी होती है कि जैसे हम मीडियन के केस में बोलते हैं ना कि सबसे पहले हमारा डेटा अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही हम क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो, सब केसेस में हम यही बोलते हैं डेटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट, तो हमने क्या करना है, ये तो मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, चलिए इंडिविजुअल सीरीज का केस देखते हैं। अब इन्होंने कहा है हमें कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डिविएशन के लिए, वी हैव Q3 minus Q1 upon 2 and coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। Q1 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में। और Q3 के लिए हम बोल देते हैं साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4 आइटम। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा डेटा होना चाहिए अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा डेटा अरेंज्ड है या नहीं। देखिए यहाँ हमें गिवन है रोल नंबर एंड मार्क्स, है ना, तो रोल नंबर की यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मार्क्स जो है ये हमारा वेरिएबल x है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स देखते हैं अच्छा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट रोल नंबर तो सीक्वेंस में है, हमें मार्क्स देखने हैं, हमारा जो वेरिएबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखो 20 28 40 12 तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, विल अरेंज आवर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो चलिए पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना रखा है, यहाँ मार्क्स हैं और फिर हमने उसके बाद मार्क्स लिखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हम इस पे लगाते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं Q1। तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम। अब यहाँ पर n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइज of 7 plus 1/4 item which is equal to, अगर हम बोलेंगे 7 plus 1 is 8 8/4 is 2, मतलब size of second item। अब हमारे पास ये डेटा अरेंज्ड है, तो अब हम सेकेंड आइटम देखते हैं। पहली है 12, दूसरी है 15, तो ये हो गया हमारा Q1। ठीक है, तो Q1 कितना आ गया हमारे पास 15। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, Q3। तो अब Q3 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम, लेकिन थर्ड क्वार्टाइल है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू 7 plus 1/4 item which is equal to size of 7 plus 1 8 8/4 is 2 2 into 3 is 6, तो size of sixth item वो कौन सी है, अगर हम यहाँ पर लोकेट करें 1 2 3 4 5 सिक्स्थ आइटम हमारी है 40। तो ये आ गया हमारे पास Q3 is equal to 40। Q1 चाहिए था, Q3 चाहिए था, बस अब हम फॉर्मूले लगा देंगे। तो फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 upon 2 which is equal to 40 minus 15 divide by 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा सॉल्व करके 12.5। ठीक है, सिंपल। इसी के साथ अब हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन which is equal to Q3 minus Q1 divide by Q3 plus Q1 which is equal to 40 minus 15 upon 40 plus 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से 15 गया तो हमारे पास आता है 25
40 प्लस 15 करेंगे तो 55, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.455। ठीक है, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वार्टाइल डिविएशन जहां पर है वहां हमने साथ में लिखना है मार्क्स। ठीक है, और ये दूसरा जो कोफिशिएंट है वो तो यूनिटलेस रहेगा, तो यहाँ पर हमें कोई यूनिट नहीं लगाना है ना, बिल्कुल सिंपल। तो आपको बस क्वार्टाइल्स निकालने आने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, और यहाँ पर आपको गिवन है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमारे पास मार्क्स जो है वो है वेरिएबल एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूले लगने हैं। सबसे पहले हमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, क्योंकि जो हमारे मार्क्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए होता है, अगर आप याद करेंगे जब हम मीडियन या क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना Q1 Q3 वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उसमें आता है फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो हमें ये 10 स्टूडेंट्स के 4 नंबर हैं, सॉरी 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के हैं, 30 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के हैं। तो लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है ना हमारे पास, है ना। तो 10th आइटम कौन सी है वो कैसे पता चलेगी, या 20th आइटम कौन सी है वो पता चलती है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम अब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर के बाद दूसरी चीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं पहले। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल अगर हम बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहली तो सेम ही रहती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, देन 4 प्लस 7 इज 11, 11 प्लस 15 हो गया 26, देन 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 7 इज 41, 41 प्लस 2 इज 43। इसका मतलब हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज का या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 43। ठीक है, ये आ गया। अब हमें करनी है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट Q1। तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n plus 1 by 4th item, right, which is equal to size of n plus 1, n कितना है 43 plus 1 by 4th item, 43 प्लस 1 हो गया 44, 44 बाय 4 हो गया 11। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ 11th आइटम। तो 11th आइटम अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आती है। तो देखिए फोर्थ आइटम ये आ गया 11th आइटम, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है 20। तो ये हमारे पास आ गया 11th आइटम इज 20, तो Q1 हो गया 20। अब हम कैलकुलेट करते हैं Q3। तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ अगेन n प्लस 1 बाय 4th आइटम, लेकिन थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। हम यहाँ थोड़ी सी स्पेस रखते हैं, 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4th आइटम। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू 43 प्लस 1 बाय 4th आइटम। तो ये कितना बन जाएगा, 43 प्लस 1 इज 44, 44 बाय 4 इज 11, 11 इंटू 3 इज 33। तो साइज ऑफ 33rd आइटम विच इज इक्वल टू, अब 33rd आइटम के लिए फिर से अब आप क्या देखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें 26 के बाद 34 है तो 33 नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम क्या करते हैं, उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो वो कौन सी है 34। तो इसका मतलब हमारा जो Q3 है वो कितना हो गया 40, 33rd आइटम इज 40। ठीक है, Q1 मिल गया, Q3 मिल गया, बस अब हमें फॉर्मूले पुट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, which is equal to Q3 है 40, Q1 है 20 अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 is 10। ठीक है, ये आ गया पहला आंसर। 10 मार्क्स लिख लेते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं कैलकुलेट क्वार्टाइल
डिविएशन का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, which is equal to 40 minus 20 upon 40 plus 20, which is equal to 20 upon 40 plus 20 is 60. इसको हम सॉल्व करेंगे 20 by 60 को, ये आ जाता है 0.333। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आपको बस क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगेन वी हैव टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अब हमें मार्क्स गिवन है, ये हो गया हमारा वेरिएबल x और है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर वो ऑलरेडी है क्योंकि सारे क्लास इंटरवल्स असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हमें चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें अब क्या मिलता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, सिंगल वैल्यू नहीं मिलती, कोई क्लास इंटरवल मिलता है। ठीक है, फिर उसके लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो लोअर लिमिट वगैरह वाला। ठीक है, आई होप आपको वो फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाला। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं वैल्यूज। सबसे पहले है 10, then 10 plus 40 50, 50 plus 20 70, 70 plus 0 again 70, plus 10 80, plus 40 120, 120 plus 16 is 136, 136 plus 14 is 150। तो इसका मतलब हमारा n कितना आ गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है ना, इसको आप टोटल करोगे ये भी 150 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले Q1। तो Q1 के लिए हम लिखते हैं साइज ऑफ, अब यहाँ पर क्या होता है, n बाय फोर्थ आइटम। कॉन्टिन्यूस सीरीज में n+1 नहीं होता है, n होता है, और क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4 होगा। तो विच इज इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है 150, तो 150 बाय फोर्थ आइटम, विच इज इक्वल टू साइज साइज ऑफ 150 बाय 4 है तो ये होता है 37.5th आइटम। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कहाँ पर है ये, 37 कहाँ पर आएगा, 10 के बाद 50 है, तो 37 से ऊपर 50 होता है। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10 to 20 क्लास इंटरवल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब साइज ऑफ 37.5th आइटम, इट लाइज Q1 लाइज इन क्लास इंटरवल 10 to 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ से Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 इज इक्वल टू L प्लस कितना होता है, n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, है ना, विच इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है 10 to 20 की, इट इज 10 प्लस n बाय 4 अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 37.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं पहले वाले की, उससे पहले वाली क्लास की, वो है 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं अपनी क्लास की, दैट इज 40 इंटू आई कितना है क्लास इंटरवल 10। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 6.875 विच इज इक्वल टू 16.875। ठीक है, ये आ गया हमारा Q1। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q2। तो Q3 के लिए हो जाएगा साइज ऑफ, अब 3 आ जाएगा, है ना, 3n बाय फोर्थ आइटम, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू 150 बाय फोर्थ आइटम, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3n बाय 4, 150 बाय 4 होता है 37.5, और 37.5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये आ जाता है 112.5th आइटम, राइट, विच इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे 112.5 कहाँ पर आता है, तो देखिए 80 के बाद है 120, तो इसका मतलब 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर लाई करेगा हमारा, इसका मतलब दिस Q3 lies in 50 to 60 क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला
Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF upon F into I, which is equal to वैल्यूज पुट करेंगे. हमारे पास लोअर लिमिट है 50 प्लस 3n/4 अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 112.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाले की 80 अपॉन फ्रीक्वेंसी है अपनी दैट इज 40 इंटू आई है 10. और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 50 plus 8.125 which is equal to 58.125. ठीक है, तो ये आ गया आपका Q3. अब हमारे पास Q1 है, Q3 है, हमने लगा देना है फॉर्मूले क्वार्टाइल डिविएशन और उसके कोफिशिएंट के. ठीक है, तो चलिए फटाफट से फॉर्मूले पुट करते हैं. हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2. ये वैल्यूज फटाफट से पुट कर लीजिए. 58.125 और Q1 अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था? Q1 था 16.875 डिवाइड बाय 2. तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए. तो ये हमारे पास आ जाता है 41.25 डिवाइड बाय 2 which is equal to 20.625. ये आ गया हमारा क्वार्टाइल डिविएशन. ठीक है, तो फटाफट से अब कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. दिस इज इक्वल टू सिंपल Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. तो हमारे पास ऊपर है Q3 माइनस Q1 हो गया 58.125 माइनस 16.875 डिवाइड बाय 58.125 प्लस 16.875. तो ऊपर तो माइनस करने पर आता है 41.25 और नीचे दोनों को ऐड करना है 58.125 प्लस 16.875 आता है 75. ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करेंगे. तो हमने क्या करना है 41.25 डिवाइड बाय 75. ये हमारे पास आ जाता है 0.55. आई होप दिस इज क्लियर, है ना? बिल्कुल सिंपल. तो हमने सिर्फ फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से याद किए हैं तो आपको ये कैलकुलेशंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट कर लेने हैं. ठीक है, तो ये तो थे हमारे पहले दो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. बाकी के मेजर्स हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो अगर इन दोनों टॉपिक्स में रेंज में और क्वार्टाइल डिविएशन में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही. विद दिस आई विल टेक योर लीव. मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें. हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.